Hi guys, welcome back. Coming to the 31st question. We have a loop PQR formed by three identical uniform conducting rods, each of length, side length दिया है 20 cm, suspended from one of the vertices, right, so that it can rotate about horizontal fixed smooth axis CD. ठीक है, तो ये लूप वर्टिकली लटका हुआ है, CD जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप इज इन वर्टिकल प्लेन, अ कांस्टेंट करंट I10 फ्लोज थ्रू द लूप, टोटल मास ऑफ द लूप इज m, मास दिया हुआ है. T इक्वल टू 0 पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको ऑन कर रहे हैं. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ B इन मिली टेस्ला सो दैट द प्लेन ऑफ द लूप बिकम्स हॉरिजॉन्टल. मतलब जब इस पर टॉर्क लगेगा क्योंकि m क्रॉस B है ही. ठीक है, तो ये जब ऊपर उठेगा तो मिनिमम भी चाहिए ताकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रीच कर पाए. ठीक, तो ऑब्वियसली बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक इक्वल टू फाइनल. ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी ज़ीरो है बाद में भी ज़ीरो है, बस लूप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक उठना है. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ज़ीरो मान लेते हैं. इनिशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है, m क्रॉस B है, m का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, B ऊपर की तरफ है. ठीक, सॉरी माइनस m डॉट B है, तो m डॉट B क्या हो जाएगा, m B cos 90, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, जब लूप ऊपर उठने लगेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा और ग्रेविटेशनल पॉजिटिव होगा. अच्छा, ग्रेविटेशनल कितना पॉजिटिव होगा, mgh के बराबर होगा, mgh. ठीक है, h क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास लेंगे. सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, a/√3 पे है, तो ऊपर जाएगा तो mg a/√3. ठीक है, माइनस. ठीक है, अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, तो माइनस mb हो जाएगा ये. ठीक, तो क्लियरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन इज इक्वल टू लॉस इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में. अच्छा, m किससे बराबर होगा, करंट इनटू हाफ बेस a हाइट √3/2. ठीक, √3/4 a² इंटू मैग्नेटिक फील्ड b, ये मिनिमम होगा. अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो लूप हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक घूम के वहाँ पे रुक जाएगा. ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट बस करना है. राइट, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन है. अ कंडक्टिंग वायर, एक पैराबोला टाइप का कंडक्टिंग वायर है और ए बी वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है. द सेगमेंट ए ओ बी इज पैराबोलिक गिवन बाई इक्वेशन y² इक्वल टू 2x. ठीक, ये राइट फेसिंग पैराबोला है ना. वाइल सेगमेंट बी इज अ स्ट्रेट लाइन along the line x इक्वल टू 2. मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू -8 k कैप, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वायर में कितना करंट है, 2 एम्पियर है. टॉर्क कितना लगेगा. ठीक है, फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, m किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. k कैप डायरेक्शन में है. b किस डायरेक्शन में है, -k कैप के डायरेक्शन में. टॉर्क किससे बराबर होता है, m क्रॉस b. दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए तो टॉर्क ज़ीरो ना. अगर याद है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, टॉर्क ज़ीरो. ठीक, तो फर्स्ट ये बिट हो गया, टॉर्क कितना, ज़ीरो. द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द लूप इन द लूप एट पॉइंट सी विल बी. ठीक है, पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि जो लाइन ए बी है उसके वजह से ज़ीरो है, बाकी का उस पैराबोला के वजह से क्रॉस प्रोडक्ट रूल से μ0/4 I dl क्रॉस r/r3, वहाँ से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन किस तरफ आएगा, dl क्रॉस r करेंगे तो वो k कैप का डायरेक्शन आएगा. ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये dl है ये r है, dl क्रॉस r करेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, प्लस बाहर की तरफ आएगा ना, k कैप के डायरेक्शन में आएगा. और सारे ऑप्शंस -k कैप में हैं तो नन ऑफ दिस आंसर है. ठीक है, 34th, if the loop were rotated about z axis with angular speed 1 radian per second, the magnitude of EMF induced. ठीक है, तो कितना EMF इंड्यूस होगा इस पर्टिकुलर लूप को अगर कुछ ओमेगा से रोटेट करेंगे. ठीक, EMF किस में निकालना है, AC लाइन सेगमेंट में निकालना है. ठीक है, A से C तक. ठीक, तो ये कर सकते हैं कि इतना पार्ट को, ये वाला पार्ट ना ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ड्यू टू रोटेशन. क्या करते हैं, ये एक रॉड मान लेते हैं
और ये एक रॉड मान लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ऐसे स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये 2 मीटर का है और ये कितने मीटर्स का है, ये 2√2 मीटर्स का है, ठीक है। तो डिफरेंस किससे बराबर हो जाएगा, अगर रॉड में इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ ना, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड अगर याद है तो वो कितना होता है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस निकालना है, तो हाफ बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 8, ओमेगा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वो ये वाला जो डायगोनल टाइप का ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना होगा, 2√2 होगा इसका स्क्वायर, माइनस ये वाला लेंथ 2 है, क्वेश्चन में दिया है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 2√2 का वैल्यू 8 माइनस 4 16 वोल्ट, दैट इज द आंसर, ठीक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोन इज पार्ट ऑफ अ सर्क्यूट एट स्टेडी स्टेट। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम में ये सर्क्यूट स्टेडी स्टेट में है, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल दिया हुआ है, रेजिस्टर्स का वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, निकालना है। फर्स्ट बिट है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। सेकेंड बिट चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2 म्यू एफ, थर्ड बिट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम 3 ओम रेजिस्टर इज, ठीक है। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल अगर निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, स्टेडी स्टेट है, तो कैपेसिटर्स वाला पार्ट को हटा देते हैं और क्या होगा, ये करंट ऐसे ट्रैवल करेगा अगर ट्रैवल कर रहा है ना, और इसमें भी कुछ स्प्लिट होगा। तो ये 2 + 4 ना 6, ये सीरीज़ में है ना 2 और 4, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, और ये 6 और 3 जोड़ के 6 × 3/6 + 3 ये 2 के बराबर। तो मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ना, ये 0.3 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये पॉइंट पी है, ऊपर से एक रेजिस्टर है 2 ओम है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज 4V है। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करके 2 ओम ले लेते हैं, ठीक। फिर एक 4 ओम का बैटरी है और ये ग्राउंडेड पॉइंट है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट, ठीक। और वो कैपेसिटर है वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है। निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पोटेंशियल, ठीक है। तो सीधा किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाओ, पी पे वोल्टेज V मान लेते हैं, तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में 3 - V बाई रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 4 V -4/2 प्लस V माइनस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -10, तो V -10 V + 10 अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस, ये 4 ओम है तो 6, यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बिट में द चार्ज ऑन 2 म्यू एफ कैपेसिटर, ठीक है। तो 2 म्यू एफ किसके अक्रॉस लगा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन था 2 ओम का जो कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस लगा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, करंट इंटू वोल्टेज निकालेंगे। करंट किससे बराबर होगा, तो पॉइंट पी पे वोल्टेज कितना आया था, 2 वोल्ट आया था, ठीक। तो 1 ओम में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर होगा, इस डायरेक्शन में ये 1 एम्पियर होगा, और ये 2 ओम में भी क्या होगा, 4 - 2/2, इसमें भी 1 एम्पियर होगा। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल करंट कितना जा रहा होगा, 2 एम्पियर जा रहा होगा, लेकिन वो 2 एम्पियर 2 वोल्ट 2 ओम में जा रहा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डेल्टा अक्रॉस 3 ओम वाला पार्ट या ये कंबाइंड 6 ओम वाला पार्ट में कितना हो जाएगा, डेल्टा V = IR कर लेते हैं, करंट 2 है और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 था, तो डेल्टा V कितना है, 4 वोल्ट है, राइट। तो कितना चार्ज हो जाएगा, Q = CV 2 × 4 8 माइक्रोफैरेड, दैट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड, द करंट फ्लो फ्रॉम 3 ओम, ठीक है। 3 ओम से जो भी करंट जा रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वो 2 ओम का कंबाइंड करंट कितना था, 2 एम्पियर था। ये 2 एम्पियर किस में स्प्लिट हो रहा है, तो पैरेलल 3 और 6 ओम वाले रेजिस्टर्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो 3 ओम में कितना जाएगा, I = V/R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो 6/6 + 3 × 2, तो ये हो जाएगा 12/9 = 4/3 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक गैल्वोमीटर है थ्रू विच करंट इज पासिंग। गैल्वोमीटर कैन मेजर टिपिकली करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर टू एबल टू, ये तो स्टैंडर्ड गैल्वोमीटर है जिसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो पढ़ा ही है कि जो शंट कनेक्ट करते हैं तो ये शंट का वैल्यू वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वोमीटर होना है, ताकि
मैक्सिमम करंट ना, इसको एमीटर करंट, इसको एमीटर अगर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट इसको मेजर करना पड़ता है ना, कंपेयर टू द ओरिजिनल पीक वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर जो कि मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर का करंट आ जाता है तो इसमें से बहुत माइन्यूट करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करना है ना। तो ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट अगर वेरी वेरी लो है तो मैक्सिमम करंट उससे पास कर लेगा, राइट। तो एस मच 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 लेस देन जी ना, तो ये आंसर है इसका। सेकेंड बिट, अगर if resistance of galvanometer is 10 ohm and maximum current through is 10 milliampere then shunt required to, तो इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर है जिसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है, ऑफ मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर अलॉन्ग विद शंट, ठीक है, यही एम मीटर होता है। तो इसमें करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर करंट आ रहा है। इसमें से गैल्वेनोमीटर में कितना पास कर रहा है? 10 मिली एम्पियर पास कर रहा है। तो बाकी पूरा इस शंट से पास करेगा, यानी कि शंट से 1 माइनस 1 मिली एम्पियर करंट है, राइट। तो अब क्या लगाएंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल बराबर कर देंगे, वही वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो क्या होगा आंसर? इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इसका एस निकालना है। तो इक्वेशन क्या होगा? 10 ओम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर रहे हैं ना, वी इक्वल टू आई आर, 10 ओम इंटू 10 मिली एम्पियर इक्वल टू शंट एस इंटू 1 माइनस 1 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा 10/99। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स इफेक्टिवली 2 कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। इनिशियली प्लेट ए इज अनचार्ज्ड एंड प्लेट्स बी एंड सी हैव रेस्पेक्टिव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नॉट। ठीक है, तो एसेंशियली अगर इसको 2 कैपेसिटर्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का कोई सिचुएशन है, बी का नीचे वाला पार्ट और सी वाला पार्ट एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और जो बी का ऊपर वाला सरफेस है और ए ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक, और एक कनेक्टिंग रेजिस्टर है, बस इतना ही है सर्किट। ठीक है, तो ये इनिशियली ओपन है ना, ये सर्किट जो भी है ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। स्विच को हम क्लोज करेंगे, इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट है, इस पे माइनस क्यू नॉट है। अब चार्ज का फ्लो इस सर्किट में कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल, एक कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग, एक कैपेसिटर का चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर। ठीक है, तो अब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स भी हैं, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एक एक का कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया कितना है? एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना है? यहाँ पे बी है, ये कैपेसिटेंस है, एक एक का कैपेसिटेंस इतना है। ठीक, तो निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल, एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी इंस्टेंट पे ना आफ्टर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा, ये 2 कैपेसिटर्स है ना, ये रेजिस्टर आर है, तो इस पे प्लस क्यू मान लेते हैं, तो इस पे कितना हो जाएगा? क्यू नॉट माइनस क्यू होगा ना, तो फिर उतना ही माइनस, इस पे उतना ही माइनस, करंट ऐसे आई डी स्मॉल क्यू बाई डी टी होगा, आई का वैल्यू डी स्मॉल क्यू बाई डी टी होगा। किरचॉफ्स लूप लॉ लगाओ, सिंपली क्या हो जाएगा? क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी माइनस क्यू अपॉन सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। आई का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी लगाएंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे सॉल्व करने पे क्यू का वैल्यू आएगा क्यू नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2t बाई आर सी, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी कितना होगा? क्यू नॉट बाई 2 इंटू ई पावर माइनस 2t बाई आर सी, क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस 2t बाई आर सी इंटू, वो माइनस माइनस कटेगा, 2 बाई आर सी, तो 2 कटेगा, तो करंट किससे बराबर? क्यू बाई आर सी ई पावर माइनस 2t बाई आर सी। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू एरिया एस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू कितना है? बी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू कितना है? राइट। नेक्स्ट, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड द करंट द चार्ज ऑन प्लेट ए इज, प्लेट ए कौन सा है? ये वाला। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये वाला। ठीक है, स्टेडी स्टेट में आधा आधा स्प्लिट होगा, कैसे स्प्लिट होगा?
ये हो जाएगा प्लस क्यू नॉट बाई टू, ये माइनस क्यू नॉट बाई टू, ये प्लस क्यू नॉट बाई टू, ये माइनस क्यू नॉट बाई टू, यही तो पूछा है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, माइनस क्यू नॉट बाई टू। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड या हीट डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर इज, ठीक है। इनिशियल एनर्जी क्या था, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी था। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू सी, ऐसे दो है, इंटू टू कर लेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल सब्स्टिट्यूट करके सी का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली हाफ द एनर्जी डिसिपेट होता है, ये हमको पहले से पता है, तो 42 का आंसर ए, ठीक। कमिंग टू द 43rd क्वेश्चन, column A gives certain situations in which capacitance of capacitor is changed by different means। निकालना है, ए पी क्यू आर एस दिए हुए हैं और ये 1 2 3 से इनको मैच करना है, ठीक है। ऑब्वियसली मल्टीपल मैचिंग्स होंगे, लेकिन थोड़ा अजीब से जो ऑप्शंस है उसमें एक एक मैचिंग है, यानी कि मल्टीपल मैचिंग्स पहले बना लेंगे। इसमें से ये 4 ऑप्शंस में कौन सा सही हो सकता है ना, ये देखेंगे तो कोई एक ही सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पी वाला पार्ट देखते हैं क्या है। पी वाला पार्ट क्या है, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर स्लोली पुल्ड अपार्ट। कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को स्लोली पुल कर रहे हैं हम लोग ना, स्लोली पुल्ड अपार्ट ना, तो डी इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस किससे बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ना। डी अगर इंक्रीज होता है तो सी कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको माइंड में रखते हुए 1 इंक्रीज इफ कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बराबर होगा बिटवीन टू प्लेट्स, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डी को चेंज करेंगे, तब भी चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर कांस्टेंट चार्ज है तो चार्ज कांस्टेंट, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है। पी का 1 और 2 तो नहीं होगा, ठीक। फिर इंक्रीजेस इफ कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के टर्म्स में लिख लेते हैं वी बाई डी। डी को बढ़ाएंगे तो ई क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो पी के लिए एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब चेक करते हैं क्यू के लिए, ठीक है। क्यू में क्या दिया है, द प्लेट्स ऑफ अ प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर स्लोली पुल्ड अपार्ट। क्या देखना है अब, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड देखना है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी लिखेंगे ना। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है, देखना है सी क्या होगा। अभी अभी देखा है डी क्या होगा, पुल अपार्ट पे डी इंक्रीज करेगा, सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऑब्वियसली सी डिक्रीज करेगा, तो यू का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्यू के लिए पक्का क्या ऑप्शन है, 1 तो है ही है, अगर 1 है तो 2 नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से पोटेंशियल एनर्जी इफ कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के टर्म्स में एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं। वी कांस्टेंट है, सी क्या हो रहा है, डी को पुल कर रहे हैं, तो सी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो क्यू का ऑप्शन क्या है, क्यू का ऑप्शन 1 था, फिर दूसरा ऑप्शन डिक्रीज कर रहा है तो 4 ना। क्यू का ऑप्शन 1 एंड 4 ना, यहाँ पे 1 एंड 4, पी का 4। अच्छा, आर ऑप्शन देखते हैं, क्या देखना है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना। इंसर्ट डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को ना चार्ज से मतलब है ना पोटेंशियल से मतलब है। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, इंसर्ट करने के बाद के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनफैक्ट के टाइम्स हो जाएगा, जहाँ पे के ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ना चार्ज से मतलब है ना पोटेंशियल से मतलब है। आर का ऑप्शन वो होगा जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट बिट में इंक्रीज कर रहा है और थर्ड बिट में इंक्रीज कर रहा है, तो आर का ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। तो अब आते हैं एस वाला पार्ट में। एस वाला पार्ट में क्या दिया है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन एन एयर कैपेसिटर, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फिर से अभी अभी देखा है, एस का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, सी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो एस के लिए ऑप्शन 2 सही है। फिर और अगर फिर से अगर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल देखना है तो यू का वैल्यू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है, सी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एस के ऑप्शंस 2 और 3 ना। तो इन सब को लेते हुए फिर मेरा फाइनल ऑप्शन क्या होगा, पी के लिए 4 मैच कर रहा है, क्यू के लिए 1 मैच कर रहा है, आर के लिए 3 मैच कर रहा है और एस के लिए 2 मैच कर रहा है ना, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इस टाइप का कोई सर्क्यूट दिया हुआ है, फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो फर्स्ट पी बिट क्या है, पी बिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। पी बिट में क्या कर रहे हैं, K2 इज़ ओपन। ठीक है, K2 अगर ओपन है तो ये वाला पार्ट ऑफ द सर्क्यूट से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो राइट पार्ट दिख रहा है यही मेरा सर्क्यूट है। निकालना क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ज़्यादा है या पोटेंशियल एट पॉइंट बी ज़्यादा है, ये निकालना है। करंट इन R1 निकालना है, करंट इन R2 निकालना है, और कैपेसिटर पे चार्ज कितना है ये निकालना है। ठीक है, क्लियरली ये देखो, ये पर्टिकुलर अगर लूप कंसिडर करते हैं तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, VB + 20 - 10 = VA ना। तो VB - VA किससे बराबर, -10 के बराबर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा स्विच ओपन है कौन सा स्विच क्लोज्ड है, ये पर्टिकुलर लूप तो बना ही रहेगा। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन में VB - VA -10 ही है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल एट A ज़्यादा है ना, इसीलिए वो नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक, तो VA ग्रेटर दैन VB किस केस में, वो पक्का P में भी होगा, Q में भी होगा, R में भी होगा, S में भी होगा। तो वन ऑप्शन सब में रहेगा, देख लेना सब में है वन ऑप्शन। ठीक है, तो पी बिट का वैसे देख रहे थे हम लोग, पी बिट का फर्स्ट ऑप्शन 1 तो सही है ही है। सेकंड निकालना है करंट इन R1 एंड करंट इन R2, ये सब निकाल लेते हैं एक के बाद एक। ठीक, तो करंट इन R1 कैसे निकालेंगे, ये पर्टिकुलर लूप लेंगे, लेकिन इस लूप को जब मैं लूँगा तो ये R2 में करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, R2 में करंट निकाल लेता हूँ ये वाला लूप बना के। ठीक है, तो हमारा क्या लगा हुआ है, K2 इज़ क्लोज्ड, तो वो तो K2 तो ओपन है, K1 इज़ इन पोजीशन C, तो जो डायग्राम है इसी पोजीशन में है। तो 14 वाला वोल्ट भी सर्किट में लगा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लूप में किरचॉफ लूप लॉ लगाऊंगा तो 14 + 12 - 20 -IR2, आई नीचे है, -IR2 = 0। ठीक है, तो ये कितना होगा, 14 + 12 26 - 26 = I करंट I निकालना है इंटू R2 का वैल्यू कितना है 20 ओम। तो I का वैल्यू हो जाएगा 3/10 यानी कि 0.3। किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब P के लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है ना। अब चेक करते हैं करंट इन रेजिस्टेंस R1 कितना है, तो इसके लिए ये वाला लूप लगा लेते हैं इसे ना, ये इंक्लूडिंग 2010, और ये करंट ना, ये R2 वाला करंट हमने निकाल लिया। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 20 - 10, फिर डाउनवर्ड को इसमें लेते हैं -IR1, ये ऑलरेडी आ गया है, करंट 3/10 है और रेजिस्टेंस 20 है, तो प्लस 3/10 इंटू उसका रेजिस्टेंस 20 = 0। ठीक है, तो यहाँ से I × R1 का वैल्यू, I1 × R1 का वैल्यू इक्वल टू, ये 6 है, 20 + 6 26 - 10 13 यानी I1 = 13/20। ठीक है, पॉजिटिव आया है तो डाउनवर्ड सही है ना, तो P के लिए 2 सही है, 3 गलत है। ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर फॉर 10, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, क्यों, Q = CV। अभी देखा है ऊपर कि पोटेंशियल कितना है, हमेशा 10 वोल्ट है, प्लस या माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर CV, तो 10 × 1 10 ना, तो 4 सारे ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ना, ये सारे ऑप्शंस में रहेंगे, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 ना, तो 1 4 तो सब में रहेगा। ठीक, तो P वाला पार्ट हो गया 1 2 4। अब देखते हैं नेक्स्ट Q वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, K2 इज़ ओपन है, K2 ओपन है मतलब जो लेफ़्ट साइड वाला सर्क्यूट है वो फिर से बेकार है ना, ये जो लेफ़्ट एकदम लेफ़्ट एज का जो भी पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, K2 ओपन है तो ये वाला पार्ट बेकार गया। K1 इज़ इन पोजीशन D। ठीक है, पोजीशन D मतलब ऐसे लगा हुआ है ना, ये नहीं है, तो इसमें क्या है, तो ये 14 वाला पार्ट से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर से वो A तो 1 तो सही रहेगा ही रहेगा, 4 सही रहेगा ही रहेगा। अब 2 और 3 देख लेते हैं, पहले करंट इन R2 निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, 12 - 20, ये वाला लूप ले रहा हूँ ना, 12 - 20 -IR2 = 0, टेकिंग I2 एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो I2 का वैल्यू हो गया -8/20। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है फिर ना, तो फिर Q के लिए 1 और 4 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और क्या ऑप्शन आया है, ऑप्शन 3 भी आया है। ठीक है, अब ऑप्शन 2 चेक करने के लिए क्या करेंगे,
फिर से ये वाला लूप ना, इक्वेशन लगाओ 20। अच्छा ये करंट किस तरफ I2 कितना आया है -80/20, यानी कि ऊपर वाले डायरेक्शन में 8/20 ना, तो 20 -10 -I1R1, ठीक है। अब करंट ऊपर की तरफ ही है तो -8/20 × 20 = 0। तो यहाँ से फिर I1 कितना आ रहा है, ये हो गया 20 -10 10 10 -8 2/20। ये फिर से पॉजिटिव ही आया है, दिखाता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो 2 इसमें भी आएगा। तो Q के लिए 1 2 3 4 सारे सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट R के लिए। R में क्या है, K2 इज़ क्लोज्ड, K1 इज़ इन पोजीशन C, ठीक है। K2 क्लोज किया है और K1 जो है पोजीशन C में है ना, मतलब फिर से ठीक, और K2 भी क्लोज है, मतलब ये वाला सर्किट भी बना हुआ है, ठीक है। कुछ इफेक्ट करेगा क्या, फिर से 1 और 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो पोजीशन सी में है, तो ये R2 में जो करंट है ना, ये तो पता ही है कितना होगा R2 में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आया था लास्ट केस में, तो 26 -20 -I × 20 = 0। I का वैल्यू कितना था 3/6/20 या 3/10 ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था। तो ऑप्शन 3 R के लिए गलत होगा। 2 चेक कर लेते हैं। 2 में फिर से ये सर्किट बदला क्या, ये वाला बदला नहीं ना, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका 2 भी करेक्ट रहेगा, P और R का सेम करेक्ट रहेंगे ना, तो इसका भी 2 तो सही रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो R वाला पार्ट हो गया। तो फाइनली S वाला पार्ट, K2 इज़ क्लोज एंड K1 इज़ इन पोजीशन D। फिर से S और Q एकदम बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला सर्किट ये वाला पार्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला पार्ट से 20 ओम में कितना करंट रहेगा, बस ये बता पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, ये सर्किट्स में कोई फ़र्क नहीं है, राइट, ये इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, तो सेम ऑप्शंस होंगे, S और Q के सेम ऑप्शंस होंगे, सेम ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। क्वेश्चन P ऑप्शन क्या है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पे क्या लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन 1 तो सही है ही है ना, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही सकता है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या अगर इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या उसके उल्टे डायरेक्शन रहे तो वो फिर से स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। पैराबोलिक पाथ तो हो गई होगा, क्योंकि पैराबोलिक पाथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो लगा ही सकता है, ठीक है। पार्टिकल कैन मूव इन अ सर्कल, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कांस्टेंट फोर्स है, सर्कुलर मोशन के लिए चेंजिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 गलत है और 4 भी गलत है, क्योंकि रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। P का ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। Q क्या है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही नहीं सकता है। क्या पार्टिकल रेस्ट पे रह सकता है, बिल्कुल रेस्ट पे रह सकता है। अगर पार्टिकल पहले से रेस्ट पे है तो ये लास्ट तक रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। पार्टिकल कैन मूव इन अ पैराबोलिक पाथ, गलत है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता है। पार्टिकल कैन मूव इन अ सर्कल, ये सही है ना, ऑप्शन 2 सही है, ठीक। पार्टिकल कैन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हाँ, बी में क्या पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसी डायरेक्शन में चार्ज को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 0, तो कांस्टेंट स्पीड v से ही ट्रैवल करते जाएगा, तो ऑप्शन 1 भी इसके लिए सही है ना। तो Q के लिए 1 2 4। R के लिए ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वहाँ पे कांस्टेंट फोर्स Q ही है, तो जो P ऑप्शन सही थे वही ऑप्शंस R के लिए भी सही रहेंगे, तो ऑप्शंस क्या है 1 और 2। फाइनली S, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है या नहीं लग सकता है, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है और पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ा है तो वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऑप्शन 2 पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 3 पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 4 पॉसिबल नहीं है, तो S का ओनली 1 ऑप्शन सही है। इसी से हम लोग मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन D, ओके। फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।